लिखा जा सकता है, एम्प्लॉइज यूनियन को लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ऑफिशियल लेटर किसी को भी एड्रेस हो सकता है, और ऑफिशियल लेटर में पूरा जो भी फॉर्मल लेटर है तो पूरा उसमें ऑफिशियल नाम आएगा, दैट विल बी हैविंग सैल्यूटेशन एज वेल, इस उसमें सर मैडम जो आएगा, और उसमें डियर हम नहीं लिखते हैं नॉर्मली, वी राइट सर और मैडम। लेटर हेड आएगा उसमें, ठीक है, कहाँ से जा रहा है, किसको एड्रेस हो रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट उसका एसेंशियल पार्ट है। सब्जेक्ट जो है वो ब्रीफली डिफाइन करता है कि हम किसके बारे में लेटर लिखते हैं। उसके बाद नंबर डेट, नंबर डेट का भी एक पैटर्न है। नंबर डेट जो आपने लिखना है, अगर आप उसको एब्रीवेट करेंगे ऑफिस के साथ, किस ऑफिस से लिखा जा रहा है उसकी एब्रीवेशन यूज कर सकते हैं। से जैसे लिखा जा रहा है जी, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, सो DRDD कर सकते हैं। ठीक है, ओब्लिक, अगर मैटर की बात हो, सेक्शन की बात हो, तो अकाउंट से जा सकता है। कई जगहों पे लॉ का डिपार्टमेंट होता है तो लॉ की सेक्शन से जा सकता है। इंजीनियरिंग सेक्शन है तो इंजीनियरिंग से जा सकता है। देन ओब्लिक, फिर नंबर लगता है। नंबर तो आपको मालूम है, डिस्पैच नंबर होगा, डिस्पैच रजिस्टर का नंबर होगा। तो अगर एक को आप एड्रेस कर रहे हैं तो एक ही नंबर आएगा, लेकिन जिसको एड्रेस कर रहे हैं और कॉपीज हैं, दो कॉपीज हैं तो 3 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, ऑफिस कॉपी के लिए कोई नंबर नहीं होता, जिनको जा रहा है उनके लिए नंबरिंग होती है। देन हमने उसमें रेफरेंस का भी जिक्र किया था कि रेफरेंस भी ले सकते हैं। रेफरेंस का जहां तक सवाल था, तो रेफरेंस हमारे किसी लेटर का हो सकता है पुराने, जिसको लिख रहे हैं उसका रेफरेंस हो सकता है कि पहले आपने ये बोला था, अब ये बोल रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस कोई गवर्नमेंट के ऑर्डर का भी हो सकता है, रेफरेंस कोई डिसीजन का भी हो सकता है। तो रेफरेंस के बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं। उसके बाद मेन टेक्स्ट उसमें आएगा, और उसके बाद क्योंकि ऑफिशियल लेटर है तो ये उस पे खुद ही हम लिखते हैं, और लिखने वाले का एड्रेस आ जाता है उसमें, जो भी उसका डेजिग्नेशन होता है। तो दैट वाज फॉर्मल लेटर। अगर किसी को नोट्स नहीं मिले होंगे तो मैं दोबारा से शेयर कर दूंगा। उसके बाद इफ यू रिमेम्बर, हमने डीओ लेटर की बात की थी। तो डीओ लेटर जो था, थोड़ा सा पर्सनल टच रहता है उसमें, दैट इज नॉट प्योरली ऑफिशियल। तो उसमें जो काउंटर पार्ट्स रहते हैं, लेवल ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए उसमें। पर्पस क्या होता है उसका, टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द अदर पर्सन, कि जो नॉर्मल आपके पास लेटर आ रही है उससे हट के ये लेटर है, डेमी ऑफिशियल लेटर, डीओ। ओके, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए है कि कोई मैटर इंपॉर्टेंट है, हम आपकी अटेंशन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये हटके है लेटर। डीओ मीन्स स्पेशल लेटर हो गया वो, तो पर्सनल टच भी हो गया उसमें। ओके, तो डीओ लेटर में डियर वर्ड का भी यूज होता है, जिसको आपका
लेटर हेड होगा जो कि लिख रहा है, उसका डेजिग्नेशन भी आएगा। देन जिसको लिख रहा है डियर, उसका नाम लिख सकते हैं, शेर, डियर शेरी। और इसमें जो लैंग्वेज रहती है थोड़ी सा पर्सनल टच आप दे सकते हैं उसको। और एंड में जो है वो उसको लिखेंगे, जिसको भी लिखा जा रहा है उसका हवाला आएगा वहां पे। जो लिख रहा था उसका ऊपर आ गया और जिसको लिखा जा रहा था वो वहां पे आ गया। तो डीओ और ऑफिशियल लेटर में थोड़ा सा फर्क है, पर्पस का फर्क है। ठीक है, फॉर्मेट इन सब के मैं फिर से, अगर नहीं उसने लेट ज्वाइन किया तो मैं फिर से शेयर कर सर शेयर कर देना सर। पक्का शेयर कर दूंगा। उसके बाद इफ यू गाइस रिमेम्बर, हमने यूओ लेटर की भी बात की थी। तो जहां तक यूओ लेटर का सवाल था, उसमें ये था अनऑफिशियल लेटर हम उसको कहते हैं, या यूओ नोट भी कहते हैं, अनऑफिशियल नोट भी कहते हैं उसको। उसका पर्पज ये रहता है कि हम कोई मैटर, मोस्टली ये होता है मिनिस्ट्रीज के बीच में, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है हमारे, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिफरेंट है, एक दूसरे की ओपिनियन लेना चाहता है या किसी मैटर में अप्रूवल चाहता है। और वो जो कार्यवाही उन्होंने की है, जो उसके लिए स्पेड वर्क उन्होंने किया है, स्पेड वर्क किसी भी चीज को करने के लिए जो सारी एक्सरसाइज होती है उसको कहते हैं स्पेड वर्क। तो जो उन्होंने एक्सरसाइज उस पर्पस के लिए की है वो सारी की सारी फाइल जाएगी और उसके ऊपर एक नोट लगेगा कि हमने ये प्रोसेस किया है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, कोई पोस्ट क्रिएट करवानी है हमने और उसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए, फाइनेंस की कंकरेंस चाहिए। तो जिस डिपार्टमेंट में वो पोस्टें क्रिएट हो रही हैं वो पूरी फाइल बनाएंगे, गिविंग द जस्टिफिकेशन व्हाई दोस पोस्ट्स आर रिक्वायर्ड, what will be the financial implication, are they proposing any abolition of the posts, current posts, and substituting that with the new ones। तो वो भी इसका पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो वो सारी कार्रवाई उस फाइल में होगी और ऊपर वो नोट लिखेंगे कि आप अपनी कंकरेंस दें। या कई बार जैसे होता है कोई प्रोजेक्ट बन गया और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजा जाता है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो इन दैट केस आल्सो, से इंजीनियरिंग का कोई प्रोजेक्ट है, तो इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट होगा दैट विल स्टार्ट विद द एस्टिमेशन पार्ट। ठीक है ना, उसका एस्टिमेशन पार्ट होता है, लेकिन उससे पहले टेक्निकल सैंक्शन होती है। आर यू अवेयर ऑफ टेक्निकल सैंक्शन? जीएफआर में आने वाला है ये। जीएफआर में यू विल लर्न एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, Yes sir. टेक्निकल। ठीक है, तो टेक्निकल सैंक्शन का आइडिया है? यस सर। जी सर। ओके, जी सर। तो टेक्निकल सैंक्शन का मतलब ये हो गया कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाना है उसके टेक्निकल फीचर्स क्या है। ठीक है, हाउ दैट विल बी कंप्लीटेड टेक्निकली, उसमें क्या क्या चीजें लगेंगी, व्हाट विल बी द स्पेसिफिकेशंस, व्हाट विल बी द डायमेंशंस। जब हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग में क्या मटेरियल लगेगा। ठीक है, उसमें स्पेसिफिकेशंस क्या लगेंगी, अगर डोर्स लगाने हैं तो किसके लगेंगे, एल्युमिनियम के लगेंगे, वुड के लगेंगे, वुड के लगेंगे तो किस टाइप की वुड यूज होगी और उसके एस्टिमेशन, फ्लोरिंग कौन सी होगी, रूफ पे क्या हमने कोई फॉल सीलिंग करनी है। सो ऑल दोज आर पार्ट ऑफ टेक्निकल सेक्शन और उसके हिसाब से फिर एस्टिमेशन होता है। एस्टिमेशन होने के बाद देन we have to forward entire file to the administrative department for administrative approval। तो उसमें भी एक तरह से यूओ लगेगा कि हमें अप्रूवल चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो पूरी फाइल को देखना चाहेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि यूओ में एक मिनिस्ट्री दूसरे से ओपिनियन ले सकती है, कंकरेंस ले सकती है, अप्रूवल ले सकती है, बट कीपिंग दैट फाइल which is important for that department to take the decision
to give you approval, to give you opinion on that matter. ठीक है जी, क्लियर? यस सर। ये यूओ का था, फॉर्मेट इसका भी आ जाएगा। अभी मैं पर्पस आपको डिस्टिंग्विश करके दे रहा हूँ। उसके बाद हमने रेजोल्यूशन किया था आई थिंक, ठीक है। उसके बाद हमने रेजोल्यूशन किया था। तो रेजोल्यूशन का जो पर्पस था, मेन पर्पस उसका ये होता है कि गवर्नमेंट कोई कमेटी बना रही है, ठीक है, किसी मैटर पे कमेटी उन्होंने फॉर्म की, कमेटी के मेंबर्स कौन से होंगे वो उसमें डिफाइन होते हैं, ठीक है। क्या वो मेंबर किसी को कोऑप्ट कर सकते हैं, वो भी उसमें आ जाएगा। तो मेनली जो रेजोल्यूशन है, दिस इज फॉर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट लेवल कमेटीज, गवर्नमेंट रिजॉल्व करती है उसके लिए। देन आफ्टर वी डिस्कस प्रेस नोट एंड कम्युनिटी। या उससे पहले तुमको एंडोर्समेंट भी किया था, हमने एंडोर्समेंट को भी डिस्कस किया था। एंडोर्समेंट इज जस्ट ए पोस्ट मैन्स जॉब। या में कहीं से कोई इंस्ट्रक्शन आ गई, कहीं से कोई ऑर्डर आ गया जिसको हम सर्कुलेट करना चाहते हैं एज इट इज, अपने वर्ड्स में नहीं, एज इट इज, ओके। जैसे वो आया वैसे ही उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो वो जो चीज आई होगी, ऑर्डर आया होगा, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन आई होगी, नीचे हम ऑफिस ऑफ का लिखेंगे जो उसको एंडोर्स कर रहा है। एंडोर्समेंट का पर्पस ये होता है हम अपने सबॉर्डिनेट ऑफिस को बताना चाहते हैं ताकि वो इसको नोट भी कर सके और इसको फॉलो भी कर सके। तो एज इट इज वो ऑर्डर, लेटर, व्हाटसोएवर इंस्ट्रक्शंस वो रहेंगी और उसके जस्ट नीचे लिखा जाएगा ऑफिस ऑफ द जो उसको एंडोर्स कर रहा है, और फिर वो लिखेंगे एंडोर्स इन ओरिजिनल फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कह सकते हैं, ठीक है, फॉर noting and strict compliance in letter and spirit. These are the words which are used. So that was the purpose of endorsement. Endorsement बहुत आसान है, अगर उसका क्वेश्चन आ जाए फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एज इट इज फॉरवर्ड ही करना है उसको। तो जैसे मेल को फॉरवर्ड करते हैं ना हम कई बार, जैसे मेल को एज इट इज फॉरवर्ड कर देते हैं, जस्ट राइटिंग दैट दिस इज द इंस्ट्रक्शन यू हैव टू फॉलो इट, और मेल उनकी आ रही है जो ट्रेल में चल रही है, तो जस्ट लाइक दैट। फिर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रेस नोट एंड प्रेस कम्युनिटी। रेजोल्यूशन भी था सर। रेजोल्यूशन हमने पहले डिस्कस कर लिया। आप ओ सर, मैं शायद स्क्रीन पे नहीं था, सॉरी सर। मेरी नो वरीज, नो वरीज, नो वरीज। अब ऐसा करते हैं, हम लास्ट टाइम जहाँ पे हमने छोड़ा था वहां से हम स्टार्ट करते हैं ताकि लास्ट टाइम से आगे हम चल पड़े। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है? यस सर। सर तो दो चीजें थी, एक तो था प्रेस कम्युनिटी और एक था प्रेस नोट। थ्योरी में क्वेश्चन आया हुआ है इसका कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रेस नोट एंड प्रेस कम्युनिटी। दोनों का जो पर्पस है वो यही है कि पब्लिक को कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है, पब्लिक को इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है, दैट में बी रिगार्डिंग सो मेनी मैटर्स। जहाँ पे गवर्नमेंट का व्यू आप रखना चाहते हैं पब्लिक के सामने, हो सकता है कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, ठीक है, जहां पे गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन देनी पड़नी हो, या कई बार ऐसा भी होता है जैसे एपिडेमिक आ गया था, पेंडेमिक आ गया था, तो उसमें बहुत बार गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती थी ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट को प्रेस रिलीजेस देनी पड़ेंगी, या कोई स्ट्राइक चल रही है बहुत देर से और वो स्ट्राइक वाले अपना पक्ष रख रहे हैं बार बार, तो उस केस में गवर्नमेंट को भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा ना कि व्हाई दे आर टेकिंग सच ए स्टैंड।
why they are not agreeing to the demands of that union which is on strike. तो गवर्नमेंट का पहलू भी पब्लिक के पास जाना चाहिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स टू प्रेस कम्युनिटी और प्रेस नोट। और कई बार ऐसा होता है गवर्नमेंट के इवेंट्स होते हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हो गया, तो गवर्नमेंट इन्फॉर्म करती है ना पब्लिक को मीडिया के थ्रू, ये इसके फीचर्स है, इससे ये फायदा होगा, इससे इतना टाइम बच जाएगा, जैसे रोड कनेक्टिविटी की बात है, जैसे ट्रेन का इनॉग्रेशन हो गया, तो गवर्नमेंट विल विश टू इन्फॉर्म पब्लिक that these are the salient features of this project and will be achieving these milestones when this project is completed. Okay, उससे हमें ये फायदे होंगे। या गवर्नमेंट कई बार अपनी अचीवमेंट्स को भी पब्लिक के पास दिखाना चाहती है कि हमने जब से टेक ओवर किया ये हमने इम्प्रूवमेंट लाई है इसी सेक्टर में, ठीक है जी। So these are various matters which go to the public in the form of press communique and press note. अब दोनों में फर्क नहीं है इतना ज्यादा, फर्क सिर्फ इतना ही है कि प्रेस कम्युनिटी में गवर्नमेंट चाहती है कि एक वर्ड भी चेंज ना हो, जो हम लिखे वही पब्लिक में जाए, so that there is no leverage to the media persons. और प्रेस नोट में वैसा नहीं होता, हम उनको प्रेस नोट दे देते हैं कि ये चीजें कवर करनी है आपने, उसके बाद वो डेवलप उसको खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कोई बाइंड नहीं कर रहे मीडिया को कि आप यही वर्ड्स चूज करें, लेकिन ब्रॉड आउटलाइन उनको दे रहे हैं कि आपने ये छापना है, इसके अलावा आपने फैक्ट्स और फिगर्स यही है। कोई आपने मॉनिटरी वैल्यूज उनको असाइन करनी है तो वो उससे डेविएट नहीं कर सकते हैं, बट सो फॉर वर्डिंग इज कंसर्न दे कैन डू इट ऑन देयर ओन। तो हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि आप अपने हिसाब से लिखें, ठीक है। जैसे हम लोग बहुत बार डिस्कस करते हैं ना, लेटर्स आपने जो ड्राफ्ट बनाया होता है आप डिस्कस करते हैं, तो वी एक्सेप्ट इट एज इट इज, ये नहीं कहते हमारा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, दूसरे ने जो लिखा है वो अलग assumptions लेके लिख सकता है, लेकिन है तो सही है ना, बेसिक चीज को एड्रेस कर रहा है। तो वही चीज है कि प्रेस नोट में we are providing information to the media that these are the facts and figures, you can cover these facts and figures on our behalf। उसके बाद वो उस नोट को न्यूज की फॉर्म में या नोटिफिकेशन की फॉर्म में खुद से डेवलप कर सकते हैं, बट कम्युनिटी हैज टू बी पब्लिश्ड एज इट इज, उसमें डेविएशन का चांस नहीं है फिर। तो यहां तक हमने किया था, तो एवरीबॉडी इज एट पार, एवरीबॉडी इज एट पार, ओके। अब थोड़ा आगे चलते हैं, तो आगे के लिए वी हैव ऑफिस मेमोरेंडम, ऑफिस मेमोरेंडम या इसको ओएम भी कहते हैं। ये वाला जो बोर्ड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मीमो वर्ड आपने सुना हुआ ना, कई बार कहते हैं उसको मीमो इशू हो गया, स्टाफ को मीमो इशू होते हैं ना कई बार जी। हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड? Yes, sir. Yes, sir. बड़ा कॉमनली यूज होता है जी, उसको मीमो इशू हो गया, वो हमेशा लेट आता था, उसको मीमो इशू हो गया। ओके, तो उसका मतलब ये होता है कि हम या तो एम्प्लॉय से कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं या उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और ये कॉरेस्पॉन्डेंस डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच भी यूज होती है ऑफिस मेमोरेंडम की, ठीक है।
अटैच्ड ऑफिस के साथ भी हो सकती है, सबऑर्डिनेट ऑफिस के साथ भी हो सकती है। फॉर्मेट का थोड़ा सा फर्क है इसमें, कि इसमें सैल्यूटेशन उस तरह से नहीं होती है और ये थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। थर्ड पर्सन समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, तो थर्ड पर्सन जैसे द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड, देन सब्सक्रिप्शन नहीं भी होगा तो चल जाएगा, ठीक है। स्पेसिमेन का जहां तक सवाल है तो स्पेसिमेन आपको विद एग्जांपल समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ड्राफ्ट एंड ऑफिस मीमो फ्रॉम, इसमें from Special Secretary Finance to Commissioner Secretary Agriculture, asking him to allow the guidelines while placing an official under suspension. तो एक मिनिस्ट्री जो है वो दूसरी मिनिस्ट्री, अब यूओ और ओएम में फर्क समझ में आ रहा है आपको? यूओ और ओएम में फर्क समझ में आ रहा है? वहां भी इंटर मिनिस्ट्रियल था और यहाँ पे भी है। कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन यूओ एंड ओएम? जी, यूओ में हमें कंकरेंस की जरूरत जब जरूरत हो, हाँ, और यूओ जो है वो नोट की फॉर्म में है बेसिकली, जिसके नीचे फाइल भी चल रही है, ठीक है, जिसके साथ फाइल भी चल रही है। वहां पे हमने नोटिंग साइड वाले नोट पैरास भी काउंट किए थे, कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल वाली साइड हमने पेज नंबर भी नोट किए थे, बिकॉज देयर वाज सम फाइल व्हिच वाज वर्किंग अलोंग विद द यूओ, यूओ वाज ऑन द टॉप ऑफ दैट एंड देयर वाज सम फाइल। यहाँ पे वैसा नहीं है, ये स्टैंड अलोन है ऑफिस मीमो। तो जैसे यहाँ पे स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस से कमिश्नर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर को जा रहा है कि अगर आपने किसी ऑफिशियल को सस्पेंशन में प्लेस करना है तो आपको गाइडलाइंस को फॉलो करना है। और गाइडलाइंस क्या है? किसी को भी सस्पेंड करना हो तो हमें पहले उनको चांस देना पड़ेगा ना, उनकी एक्सप्लेनेशन निकालेंगे, फिर उनसे मांगेंगे हम what you have to say on this matter, and in that case अगर हम satisfied नहीं है and that person is found guilty, then you can place that person under suspension. Means ऐसे नहीं है कि on the word of mouth we can say that you are suspended. Practically कुछ ऑफिसर वैसा करते भी होंगे, but that can stand the rule of law, ठीक है। तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी देनी होती है ऑफ बीइंग हर्ड, कि उस आदमी से आपको जवाब लेना होता है, उसके बाद ही आप कोई एक्शन ले सकते हैं, सस्पेंशन होता है। तो इसमें भी लेटर हेड आएगा, ऑफिस मीमो लिखा जाएगा, ओएम नंबर, डेटेड, सब्जेक्ट गाइडलाइंस फॉर प्लेसिंग गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। नाउ अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड, थर्ड पर्सन में जा रहा है। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू इनवाइट अटेंशन टू द इंस्ट्रक्शन वाइट दिस ऑफिस लेटर नंबर दिस dated this, wherein all the head of departments were asked directed not to place an official officer under suspension. वैसे सस्पेंशन कौन कर सकता है एज पर CSR? Appointing authority. That's the most appropriate answer. It's appointing authority who can do suspension. Unless the charge sheet is served, तो charge sheet serve करनी है, and an opportunity of being heard is afforded. All the instructions to be followed in letter and spirits. So पहले भी डिस्कस हुआ होगा, ये पहले भी इंस्ट्रक्शन थी, ठीक है, but maybe they have come to know that they are placing some official or officer under suspension without following these norms. That's why, to reiterate
that you have to follow the instructions while placing an official, a government servant under suspension. So they are issuing office memorandum. Is it clear? Sign special secretary करेगा. Copy of the memo to Commissioner Secretary Agriculture for information please. Is it okay? Purpose समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. टर्मिनेट करती है, जैसे एमसी कर देता है, तब भी उनको सुना जाता है. इस केस में जैसे कोई अगर एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है एम्प्लॉय भी, तो उसको टर्मिनेट किया जाता है, तो क्या उसको भी सुना जाता है उससे पहले? नहीं, अगर तो आप देखें, अगर किसी को टर्मिनेट करना है, टर्मिनेशन का तो गवर्नमेंट ऑर्डर होगा, ऑफिस मेमो नहीं होगा ना उसका. ठीक है, मेरा उसके रिलेटेड है कि जैसे बोला ना बीइंग हियर्ड, वहां पे उसके रिलेटेड है, इसके रिलेटेड नहीं. ओके ओके, आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को टर्मिनेट करना है जी सर, जी सर. तो उसको भी अपॉर्चुनिटी देनी है या नहीं देनी है, दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग. ओके ओके, देखें उसमें जो 224 है हमारा, जिसके तहत हम किसी को कंपल्सरी रिटायर कर सकते हैं. ठीक है, तो उस केस में आप विदाउट नोटिस उसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें यही है कि फिर आपको उनको पे देनी पड़ेगी. अगर विदाउट नोटिस करते हैं तो आपको पे देनी पड़ेगी उनको. I still remember I had one colleague, उनको मॉर्निंग में बुलाया गया था कमिश्नर साहब के घर में. उनको लगा पता नहीं कोई ऑफिशियल मैटर है और बड़ा कोई इम्पोर्टेंट मसला है. But when he went there, he got that letter and along with the check for the pay. उस केस में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारी एक्सरसाइज पहले की होती है. तो सस्पेंशन इज समथिंग एल्स. सस्पेंशन उतना वो डिफॉल्टिंग नहीं है ना, उतना डिफॉल्टिंग नहीं है. उसमें अगर उनको कोई बाद में प्रॉब्लम होगी, दे कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ. बट अदरवाइज अपॉर्चुनिटी आप दे नहीं सकते, वो तो सिक्रेटिव है ना सारा, which you are referring, anti-national activities या whatsoever, that's all secretive. उसमें तो आपने पहले से तहकीकात की होगी और उसके बाद आप टर्मिनेशन तक पहुंचे हैं. In that case, opportunity of being heard is not to be addressed. ठीक है, सुनील जी समझ में आया? ठीक है जी. मुझे याद है एक IAS ऑफिसर थे, आपने गन लाइसेंसेस वाला केस सुना हुआ? उसमें एक IAS ऑफिसर who was DC जम्मू, उनको बुलाया गया था कि NIA है, ये CBI भी उसमें इन्वॉल्व था. So he was called outside J&K, either it was Punjab or New Delhi, and then he was arrested there. आपको उसमें अपॉर्चुनिटी देने वाली बात नहीं होगी ना. ठीक है, when they have already probed the case and they have come to the conclusion that the person is at the fault, then they will take action. But दूसरा पहलू ये भी है कि वो बाद में सेटल हो गया था. Now the officer is well in charge. But depend करता है, उस समय opportunity of being heard नहीं दिया जाएगा ना, because nature of the case is like that. Okay.
दूसरा मेमो है जैसे स्टाफ को हम देते हैं या किसी ऐसे मैटर पे है जिसमें हमें लगता है कि मेमोरेंडम की जरूरत। मेमोरेंडम वैसे होता क्या है? मेमोरेंडम होता है किसी को याद करवाना। मेमोरेंडम वही होता है ना, कई बार यूएन को भी मेमोरेंडम दिया जाता है ना जी। हैव यू हर्ड ऑफ इट? यूएन को मेमोरेंडम दिया गया। मेमोरेंडम का मतलब होता है कि पहले से कोई इश्यू चल रहा है उसको याद दिलाना। ये एक तरह से जैसे यहाँ पे भी था ना कि हमने इंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि वो फॉलो नहीं हो रही, तो इसलिए मेमोरेंडम इशू किया गया। यहाँ पे ये सेकंड जो मीमो है उसमें है कि पंक्चुअलिटी इन ऑफिसेस वो होनी चाहिए, और जो पहले भी चल रहा होगा अब उसको रीइटरेट करने के लिए एक ऑफिस मेमो कह रहे हैं कमिश्नर सेक्रेटरी जे&के गवर्नमेंट GAD to the commissioner secretaries for punctuality in the offices in civil secretariat. OM number, punctuality in the offices, action thereof. It has been generally observed that most of the staff in the secretariat come late in office, which creates indiscipline among the functional government staff. सर ये सर पहली हेडिंग सर थोड़ी एक्सप्लेन कीजिए कैसे लिखते हैं। कौन से वाला? ये तो लेटर हेड है ना, लेटर जिस ऑफिस से जा रहा है ये उसका हवाला है, GAD से जा रहा है ना, ठीक सर। ठीक है, ये उसका लेटर हेड हो गया और ऑफिस मेमो इस पे लिखा जाता है, और ये जो नंबर डेट है ये OM नंबर है, OM नंबर एंड डेट है। तो आप देखें यहाँ पे कोई एड्रेस ही नहीं है उस तरह से, ओके, वो नीचे लिखा जाता है कि कॉपी टू, जिसको आप लिख रहे हैं वो नीचे लिखा है। अदरवाइज फॉर्मल लेटर में क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे ना जिसको लिखा जा रहा है। DO में क्या होगा, वहाँ डियर लिखा जाएगा, ठीक है, फॉर्मेट भी डिफरेंट है। यहाँ पे वी आर नॉट एड्रेसिंग द पर्सन ऑन द टॉप, रादर इट्स गोइंग एज ए कॉपी ऑफ द मेमो टू। ठीक है जी, क्लियर? ठीक है सर। ठीक है, और ये जो साइन कर रहे हैं उसके बाद दिस इज कॉपी, सो इट्स नॉट एड्रेस हियर, यू कैन सी हियर देयर इज नो एड्रेस। जिसको एड्रेस हो रहा है उसको कॉपी यहाँ पे लिखा जाता है, तो ये फर्क है उसका। ऑफिशियल लेटर में ऐसा नहीं होगा, DO में भी ऐसा नहीं होगा, बट OM में इस तरह से है। क्लियर है जी? सर ओके, सर जी जरूर। सर जैसे हम वो जो भेजते हैं तो हम क्या कहते हैं फाइल के ऊपर उसको लगाकर भेजते हैं, तो जो सर OM भेजते हैं उसको यूजुअली हम एज ए रिसीट भेजते हैं, तो सर OM जो होता है उसको फाइल के साथ उसका कुछ कनेक्शन नहीं होता? नो, OM का फाइल के साथ कनेक्शन नहीं होगा। क्या होगा, OM किसी चीज को ओरिजिनेट नहीं कर रहा है, पहली बात, ठीक है। OM is not initiating a matter. OM comes later. The matter is, concluded somewhere. The matter is informed to the concerned stakeholders somewhere. And now we are taking a reference to what has already been decided, what has already been instructed, and maybe that's not being followed. ठीक है, अब जैसे एम्प्लॉइज को मीमो देते हैं तो पंक्चुअलिटी तो पता ही है ना कि हमें पंक्चुअलिटी रखनी है। इट इज नॉट टू बी टोल्ड टाइम एंड अगेन, ठीक है, उसके लिए कोई फाइल नहीं बनेगी ना मोहित जी, उसके लिए कोई फाइल नहीं बनेगी। इट्स अंडर रूल्स दैट यू हैव कम टू द ऑफिस ऑन टाइम। तो अगर कोई एम्प्लॉय रोजमर्रा लेट आ रहा है तो उसको मेमो इशू कर सकते हैं हम, just to remind him that as a government servant, it's obligatory for you to be punctual in attending the office. तो इसमें फाइल का वो नहीं है। मेमोरेंडम का मतलब ही यही है कि something is settled before, okay?
and now we are reiterating. जी जो सर सेटअप हो गया, इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी पास हुई हैं, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मेमो इशू हो रहा है। गेटिंग? जी सर सर शो कॉज कौन से फॉर्म में आता है, मतलब इसमें ऑफिस में होना है? शो काज जो है वो नोटिस होता है बेसिकली ना। शो काज इज ए नोटिस एंड शो काज इज एड्रेस टू ए पर्सन एक्चुअली। आर यू गेटिंग? ओएम जो है इंटर मिनिस्टीरियल है। शो काज एक आदमी को मीन्स आप कहीं ना कहीं डिफॉल्टर बना रहे हैं, ओके? तो इंडिविजुअली उसको जो है वो लेटर आप इशू करेंगे, शो काज नोटिस कहते हैं उसको। तो वो नोटिस इसके अंदर आ जाएगा, ओएम में नहीं आएगा वो, ठीक है? सर जैसे एनआईटी है ना, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, एनआईटी आपने देखा होगा जी पेपर्स सर में इशू, दैट इज आल्सो नोटिस। तो नोटिस का थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है, ओके सर जी? सर ट्रेजरी में एक बार बिल आया था पीडब्ल्यूडी का, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट की डेफिशिएंसी थी, ठीक है, उसको वापस भेजा, वो फिर से डेफिशिएंट होकर आया, तो सर जो ट्रेजरी ऑफिसर थे उन्होंने मेमो बना के उनको भेज दिया था, वही मेमो था। ठीक है। हाँ, उसमें क्या हुआ कि एक बार आपने उनको बोल दिया ना, जी जी एक बार आपने उनको बता दिया कि ये इसमें डेफिशिएंसी है, जी बट स्टिल उसको एड्रेस नहीं किया गया। जी और मेमोरेंडम का पर्पस ही यही है कि कोई चीज पहले से सेटल है, हम उस पे इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं हो रही है, तो हम याद दिलाना चाहते हैं, रीइटरेट करना चाहते हैं कि आपको पहले भी ये बोला गया है और आप क्यों नहीं कर रही है। सो डेफिनेटली दैट कम्स अंडर ऑफिस मेमो कैटेगरी, ठीक है ठीक है? क्योंकि once you have already intimated them that these are the shortcomings, you need to address these, and still they are coming with the same one, or maybe they have done half of that and half is still pending, so you can issue memo in that case, जी सर ठीक है? तो मेमो का पर्पस ही यही है। शो काज जो आप कह रहे हैं, शो काज किसी चीज का कंक्लूजन होगा, वो मेमोरेंडम नहीं होगा, ठीक है ना? उससे आगे निकल चुका है वो, तो वो एक तरह से नोटिस हो जाएगा फिर, ओके? सर तो इसमें रिमाइंडर में और इसमें ओएम में क्या डिफरेंस है? रिमाइंडर में रिमाइंडर में और ओएम में सर? देखें, रिमाइंडर ये है कि आप किसी को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है? वो कॉमन इशू नहीं है, वो कॉमन इशू नहीं है, वो एक स्पेसिफिक इशू है, ठीक है? और स्पेसिफिक बंदे के लिए है, वो स्पेसिफिक ऑफिसर के लिए है, दैट इज नॉट ए कॉमन थिंग। तो रिमाइंडर का मतलब ये हो गया कि हमने आपको ये लिखा था, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, ठीक? और ऑफिस मेमो और रिमाइंडर आप किसी को भी दे सकते हैं, रिमाइंडर आप पब्लिक को भी दे सकते हैं। फिर किसी को आपने भेजा कि आपका इतना आउटस्टैंडिंग है, उसने पे नहीं किया, तो आप उसको रिमाइंडर भेज सकते हैं ना। आपने किसी पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव को लिखा, रिमाइंडर जो है वो ऑफिशियल लेटर के फॉलो अप में होता है। आर यू गेटिंग? रिमाइंडर जो है वो ऑफिशियल लेटर के रेफरेंस में होता है, और ऑफिस मेमोरेंडम में ऑफिशियल बात चलती है। ऑफिशियल मीन्स कोई एम्प्लॉई है वो मान नहीं रहा, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस है, उसको भी वो इशू हो जाएगा। या इंटर मिनिस्ट्रियल होता है ये, जो आपस में दो ऑफिस की बात होती है, बट रिमाइंडर इज अक्रॉस दोज टू थिंग्स। वो पब्लिक के पास भी जा सकता है, दूसरे ऑफिस को भी जा सकता है, नॉट कि वो सेक्रेटरीट में ही चलेगा, ठीक है? तो सेक्रेटेरिएट में जो एक डिपार्टमेंट से दूसरे में
चीजें होती हैं जो ऑलरेडी सेटल हैं, उसमें हम दूसरे का ध्यान दोबारा से खींचना चाहते हैं, तो उसके लिए ऑफिस मेमोरेंडम यूज होता है। बट रिमाइंडर इज एज ए फॉलो अप टू द ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर का कोई भी एड्रेस ही हो सकता है, इट्स नॉट कि वो सेक्रेट पे दोनों मैच में हो या वो आपके ही एम्प्लॉय को इशू हो रहा हो। ठीक है, Yes, sir. Yes. दैट्स इट। ओके, उसके बाद है ऑफिस ऑर्डर ओब्लिक सर्कुलर। दो चीजें, ऑफिस ऑर्डर ओब्लिक सर्कुलर। एक होता है गवर्नमेंट ऑर्डर और एक है ऑफिस ऑर्डर। ऑफिस ऑर्डर जो है वो माइक्रो लेवल पे है बेसिकली, और गवर्नमेंट ऑर्डर जो होगा वो थोड़ा मैक्रो लेवल पे होगा। जैसे ऑफिस में इंटरनल वर्किंग के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करते हैं, किसी का टेबल चेंज कर देते हैं ना, देयर आर 3 पर्सन्स, जैसे कंपाइलर्स बैठे हुए हैं से फंड ऑफिस में, तो हम उनका टेबल चेंज कर देते हैं, रीशफलिंग कर देते हैं। ठीक है, या किसी सेक्शन का हम वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। से हमारे पास 3 डब्ल्यूज हैं और 3 डब्ल्यूज में से एक को हम एस्टेब्लिशमेंट दे देते हैं, ओके, एक को से हम पेंशन का काम दे देते हैं या जीपी फंड और पेंशन इकट्ठा कर देते हैं, और तीसरे को हम इंजीनियरिंग का काम दे देते हैं, वर्क्स का काम दे देते हैं। दिस इज वेयर ऑफिस ऑर्डर्स आर meant to be issued। या हम कोई मसले पे किसी को जॉब असाइन करना चाहते हैं, मे बी इन एडिशन टू देयर ड्यूटीज, उस केस में भी ऑफिस ऑर्डर जो है वो करना पड़ेगा, तभी कंप्लाई होगा। उसमें आप लेटर नहीं लिख सकते हैं, लेटर लिखने वाली बात नहीं है ना, उसमें ऑप्शन तो है नहीं है कोई, आपको कंप्लायंस चाहिए, तो कंप्लायंस चाहिए तो सीधा फिर ऑफिस ऑर्डर होगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो जाएगा, और ये जो कॉपीज होंगी वो उन आदमियों को हो जाएंगी जो कि कंसर्न होंगे उसके लिए। ऑफिस ऑर्डर ओब्लिक सर्कुलर पर्पस समझ में आ रहा है इसका? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स विद इन ऑफिस हमारा कोई मैटर है जिसमें हम कंप्लायंस चाहते हैं और उन आदमियों ने उसको फॉलो करना है। से हमने कोई ऑडिट की कमेटी बना दी और उसमें हमने एक डब्ल्यू जो है उसको इंचार्ज बना दिया, से तो फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है, डिवीजन में जाना है, उनके स्टोर्स की वेरिफिकेशन करनी है। In that case, we'll have to pass an order that it's your job assigned, okay? आपने इतनी देर में इसको कंप्लीट करना है, and these are the you can say terms of reference for you। तो उसके लिए ऑफिस ऑर्डर इशू करना पड़ेगा ना। सर विद इन ऑफिस होता है। ऑफिस ऑर्डर इज विद इन ऑफिस, ठीक है। ऑफिस ऑर्डर या सर्कुलर जो है वो विद इन ऑफिस है, लोकल इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है कि विद इन ऑफिस आप कोई चीज करवाना चाहते हैं, किसी को जॉब असाइन करना चाहते हैं, ठीक है, किसी की से इंटरनली ट्रांसफर करना चाहते हैं एक टेबल से दूसरे टेबल में, तो उसके लिए आप इंटरनल ऑर्डर इशू करेंगे ना। दैट हैज नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑर्डर की जरूरत नहीं है ना उसमें, वो तो इंटरनल मैटर है हमारा। जैसे सदर वाला सब ऑडिट ट्रेजरी को कर देता हूँ अगर कुछ करने के लिए। यस यस यस, दैट्स इट। अब यहाँ पे एक मैंने दिया था कि कोई अर्जेंसी है मैटर की, तो इनकम टैक्स के साथ इस डिपार्टमेंट का डिस्प्यूट चल रहा है और उनका केस जो है वो हाई कोर्ट तक चला गया। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ऑफिस ऑर्डर हम लोअर ऑफिशियल्स के लिए करेंगे, मतलब हायर। देखें अब मैं से आई एम एफए, ठीक है, मैं एफए हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जी सपोज मैं एफए हूँ
डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन में, ओके। जी जी अब मैं ऑफिस ऑर्डर अपनी एस्टेब्लिशमेंट के लिए ही कर सकता हूँ ना, जी जैसे मुझे कोई डब्ल्यू के लिए कोई ऑर्डर करना है, उनके काम की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है या रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो मेरा दायरा इख्तियार तो वही है ना। मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को तो ऑर्डर नहीं कर सकता ना कोई। सेम रैंक वालों को सर। सेम रैंक वालों को भी नहीं कर पाएंगे, आप एचओडी होंगे तो कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा ऑफिस ऑर्डर जो है वो एक लेवल हायर वाला ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते। जैसे हम सर हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन देखें हम्म तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट और एचओडी, हम्म तो एचओडी हायर रैंक का हुआ ना। नो, सुपरिटेंडेंट इज मेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली। तो वो ऑर्डर कर सकते हैं ऑफिशियल ऑर्डर एचओडी के लिए। वो कर सकते हैं क्योंकि सुपरिटेंडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव, यू कैन से एडमिनिस्ट्रेशन वाले तो वही है ना। एचओडी जो है वो एक डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, ठीक है, बट सुपरिटेंडेंट इज above all the departments, he is meant for administration, ठीक है सर, okay? ठीक है ओके। वो कर सकते हैं। पोजीशन तो आपको हायर चाहिए, पोजीशन हायर चाहिए, वो स्केल के हिसाब से नहीं होगा। आप अगर स्केल के हिसाब से देखें तो हो सकता है सुपरिटेंडेंट का स्केल जो है वो एचओडी से बहुत कम हो, यस ठीक सर। है। अब ज्यादा क्या कहना है, आई हैव सर्व्ड इन ए डिपार्टमेंट वेयर my HOD, even if she was IAS, she was drawing less pay than me, but that doesn't mean that I can pass an order on her, ठीक है ना। तो वो पोजीशन की बात है, पोजीशन के हिसाब से ही ऑफिस ऑर्डर हो सकता है। इट कांट गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, इट हैज टू बी ट्रिकल डाउन, ओके। ओके, सो यहाँ पे क्या था, कोई कमेटी का हमने वर्क असाइन किया, ठीक है। इसलिए असाइन किया कि आपको स्टैंडिंग काउंसिल के पास जाना है क्योंकि हाई कोर्ट में केस चल रहा है, देयर इज अर्जेंसी एंड यू हैव टू। स्टैंडिंग काउंसिल का मतलब सबको मालूम है, स्टैंडिंग काउंसिल कौन होते हैं? नो सर। देखें, डिपार्टमेंट्स जो हैं अगर उनका केस कहीं चलता है तो उसके लिए उनको वकील चाहिए होते हैं ना। क्या अगर कोर्ट में केस है तो दे रिक्वायर सर्विसेज ऑफ एन एडवोकेट, तो उसमें क्या होता है, रिटेनरशिप पे एडवोकेट्स डिपार्टमेंट्स के साथ अटैच होते हैं, उनको कहते हैं स्टैंडिंग काउंसिल। मींस दे आर सर्विंग दैट डिपार्टमेंट एंड दे आर गेटिंग रिटेनरशिप फी एज वेल। फिर जब कोई केस होगा तो उनको इंसिडेंटल चार्जेस वगैरह भी मिलते हैं, बट दे आर एसोसिएटेड विद द डिपार्टमेंट, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडिंग काउंसिल, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि लीगल कंसल्टेशन के लिए है वो। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं ना पीओ भी होते हैं सर वो। हाँ जी, पीओ भी बोलते हैं क्या उनको? प्रोसिक्यूशन प्रोसिक्यूशन ऑफिसर नहीं है, स्टैंडिंग काउंसिल इज समथिंग एल्स। प्रोसिक्यूशन ऑफिसर तो गवर्नमेंट का सर्वेंट है ना, ठीक है। प्रोसिक्यूशन ऑफिसर तो गवर्नमेंट की तरफ से है ना। यहाँ पे स्टैंडिंग काउंसिल की बात हो रही है, हु इज आउटसाइडर, जो वकील है, प्रैक्टिस में है, लेकिन साथ ही साथ डिपार्टमेंट के साथ अटैच है, तो उस डिपार्टमेंट के जितने भी केसेस होते हैं वो फिर आगे प्लीड करते हैं या फाइल करते हैं, व्हाटएवर। इज इट ओके? यस सर। ठीक है, उसके पीछे रीजन ये होता है कि उसको उस डिपार्टमेंट की फिर पूरी नॉलेज होगी और वो डिपार्टमेंट का केस प्लीड कर सकता है। ओके, सो उनके चैम्बर को अटेंड करना था और पूरी डॉक्यूमेंटेशन उनको प्रोवाइड करनी थी। किस किस को बोला गया? अकाउंट्स ऑफिसर, देन एक डब्ल्यू को भी बोला गया। The above officer shall keep undersigned informed about the progress in the matter. Now who is signing it? HOD is signing it. यहाँ पे अगर FAB ऑर्डर कर देते
वो भी सफाइस होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एचओडी को लगा कि मुझे एफए को भी इंस्ट्रक्ट करना है इसमें, कि आप बाहर मत हो जाना, आपको भी इसमें ध्यान रखना है, बिकॉज अर्जेंसी इज देयर, दैट्स व्हाई दिस ऑर्डर हैज बीन इशूड बाय द एचओडी। नाउ कॉपीज टू द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड सीईओ, he will monitor the progress in the matter personally। और ये हो गया जिन जिनको असाइन किया जा रहा है काम। सो 2 and 3 आइडिया हुआ। सर ये ऑफिस ऑर्डर और सर्कुलर एक ही चीज हुई? ऑफिस ऑर्डर और सर्कुलर एक ही चीज है, मीन्स सर्कुलर भी विद इन ऑफिस ही होता है, ठीक है, विद इन ऑफिस होता है कि किसी चीज को हम इसीलिए मैंने ओब्लिक लिखा है इसमें, तो इंटरचेंजेबल चीजें हैं ये, ठीक है जी। पर्पस दोनों का एक ही है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी, उस ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको फैसिलिटेट करना है, ठीक है। और सर्कुलर में मीन्स जैसे फाइनेंस वाले सर्कुलर इशू करते हैं, तो उसमें यही होता है कि कोई क्लैरिटी हो उस तरह से, वो हो सकती है उसमें, बट है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही है। ऑफिस ऑर्डर इज ओके। यस सर। ऑफिस ऑर्डर इज ओके। आज और है आप में हिम्मत या यही तक रखा जाए? नहीं सर, बस करते हैं। सर ठीक है बस सर बस। कोई बात। अब वो मैक्सिमम वाला इशू नहीं है, सो विल हैव रेगुलर क्लासेस, ओके। जैसे अभी देखे तो सर आपने रिकॉर्डिंग आवाज वाला ऑप्शन बंद कर दिया? किसको? ये रिकॉर्डिंग जो आवाज आती थी कभी क्लास में छूट जाए तो भी कर देते हैं। नो, मैंने नहीं किया कुछ भी। मैंने अपनी तरफ से कोई सेटिंग नहीं की है वैसी। जी सुनील जी कुछ कह रहे हैं। जी सुनील जी कुछ कह रहे हैं। सर आपने कहा था कि ज्वाइनिंग टाइम की नोट्स आप शेयर करेंगे, बट किया नहीं। ज्वाइनिंग टाइम के नोट्स कहाँ पे? सीएसआर में? जी। हाँ ओके, जो नया बैच है। यस सर। ओके, हमारी एक ही क्लास में सैटरडे को, और आप सबको की ज्वाइनिंग टाइम की नोट्स आप शेयर करेंगे। उसकी अगली क्लास सैटरडे को है ना, यू विल गेट इट, डोंट वरी। नहीं सर, कल है ना। हाँ जी, आपने अल्टरनेट करा तो आप बोल रहे थे कि अच्छा 8:30 को आप जीएफआर पढ़ेंगे हमें, 8:30 पे आप। हाँ वो जीएफआर है, सीएसआर नहीं है, वो जीएफआर है। और 9:30 पे सीएसआर होगी, तो अल्टरनेट जो सीएसआर का आपका बैच बना ना, सैक 1 का न्यूमेरिकल के लिए, वो अभी सिर्फ सैटरडे को है, ठीक है। ओके, सो रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन, आई डोंट नो व्हाई यू आर सेइंग दिस, आई हैवंट डन इट, बट if that's the case, I'll check the settings, okay? ओके सर, थैंक यू। Thank you, bye, good night। सागर जैसी आंखों वाली पागल। ये हम नहीं चाहते मगर